हाय लर्नर्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद यूनिट 2। आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट सब्जेक्ट की अब हम यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली या मोस्टली आपकी बेस्ड होगी प्रोडक्ट्स के प्राइस से रिलेटेड। हम प्रोडक्ट से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होता है मार्केटिंग के अंदर, प्राइस क्या होता है, प्राइसिंग की क्या स्ट्रेटेजी होती है, तो हम पूरी यूनिट के अंदर इसके बारे में डीप में रिसर्च करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं वो है प्रोडक्ट लेवल्स की। अब आप सोच रहे हैं कि मार्केटिंग के अंदर कहाँ से प्रोडक्ट लेवल्स आए हैं, फिर प्रोडक्ट के भी लेवल्स होते हैं। बट जी हाँ, प्रोडक्ट्स के भी लेवल्स होते हैं कि प्रोडक्ट भी जो होता है वो बेसिक प्रोडक्ट से लेके आपका क्या कहते हैं बिल्कुल ही इनहेंस्ड होके प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले जो 3 लेवल्स की हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट क्या होता है, एसेंशियल बेनिफिट या बेसिक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। जैसे आप अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आप एक फ्रिज ले लो। फ्रिज की बेसिक या कोर उसका क्या है कि वो आपके फूड को जो है वो फ्रेश रखे, उसको रेफ्रिजरेट करे, फ्रेश रखे, तो आपके फूड को क्या कहते हैं कोई भी नुकसान ना हो, कि खाने को फ्रेश रखे और नेक्स्ट डे के यूज के लिए आप उसको यूज कर सको। तो ये एक फ्रिज का कोर प्रोडक्ट है, उसके कोर बेनिफिट्स है। ठीक है, तो फंडामेंटल बेनिफिट्स होते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि एक प्रोडक्ट किस चीज के लिए बनाया गया है, तो वो उसके फंडामेंटल बेनिफिट्स होते हैं कि इसका फर्स्ट चीज क्या है। सेकंड आपका आता है एक्चुअल प्रोडक्ट। एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होता है कि इससे कुछ टेंजिबल फीचर्स होता है, जैसे कि टेंजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ब्रांड, क्वालिटी, डिजाइन, पैकेजिंग। ये आपका क्या होता है, उसका एक्चुअल प्रोडक्ट होता है कि आपको भाई फ्रिज दिखेगा कैसे, फ्रिज डबल डोर होगा, सिंगल डोर होगा, तो ये आपके एक्चुअल प्रोडक्ट के बारे में बताती है कौन सी कंपनी का होगा। थर्ड आपका आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब फ्रिज है, हर एक फ्रिज जो होता है वो ये सर्विसेज तो देते हैं कि उसके अंदर आपका खाना स्टोर हो सकता है, फ्रेश रह सकता है। बट अब आप ऐसा कौन सा एडिशनल बेनिफिट है जो कस्टमर को दे रहे हो अपने ब्रांड के अंदर या अपने प्रोडक्ट के अंदर, तो वो आपका आता है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर, जिसके अंदर आप क्या कहते हैं कुछ इंक्लूड करते हो एक्स्ट्रा सर्विसेज जो बेनिफिट करती है। जैसे आपने उसके अंदर उस फ्रिज के अंदर गारंटी वारंटी दे दी, ठीक है, उसके अलावा फ्रिज के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड कर रहे हो। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और आपके आगे के कॉन्सेप्ट समझने में, स्ट्रेटेजीज समझने में मार्केटिंग की, प्रोडक्ट मिक्स है जो बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करता है। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर 4 पार्ट होते हैं, जो कि होती है प्रोडक्ट की विड्थ, लेंथ, डेप्थ, और एक होती है कंसिस्टेंसी। सबसे पहले विड्थ से स्टार्ट करते हैं। विड्थ क्या होती है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन। जैसे अगर हम एक किसी का चलो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि अमेजोन है, ठीक है। अब अमेजोन का आपने अगर मेन्यू देखा होगा तो उसके अंदर बहुत डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपका क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, ठीक है, फर्नीचर होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, और मान लो आपके क्लोथ्स के लिए होते हैं, अटायर्स के होते हैं। तो ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है, ये डिफरेंट कैटेगरीज को हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लाइन। ये डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस है जिसको हम विड्थ बोलते हैं कि आपके एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर आपके कितने सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक एक अलग सेगमेंट है, ठीक है, फर्नीचर आपका जो हो गया, होम अप्लायंस जो हो गया वो हो गया, आपके क्या कहते हैं ब्यूटी एसेंशियल्स हो गए, फिर आपके क्लोथ्स हो गए। तो ये डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज है जिसके अंदर अमेजोन डील करता है। तो ये अमेजोन की क्या होगी, प्रोडक्ट विड्थ। विड्थ क्या होती है, प्रोडक्ट विड्थ के अंदर रेफर करती है कि डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस कितनी है कंपनी के अंदर, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर। तो ये अमेजोन की क्या होगी पूरी, ये 4 मान लो आप, अभी ये होगी अमेजोन की प्रोडक्ट विड्थ। मूविंग विद लेंथ। लेंथ क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन वन प्रोडक्ट लाइन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक प्रोडक्ट लाइन है, इस प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपने कितने टाइप्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कितनी सारी चीजें आती है, आपके स्मार्टफोन्स आते हैं, ठीक है, आपकी वॉशिंग मशीन्स आती है, आपके एसीज आते हैं, ठीक है, कुछ होम अप्लायंसेस आते हैं, जैसे आपके होम अप्लायंसेस आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गई प्रोडक्ट विड्थ, ये हो गई प्रोडक्ट लेंथ कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर आपके कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये तो नहीं है सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कितना वास्ट होता है, उसके अंदर आपका स्मार्टफोन से लेके आपकी स्मार्ट वॉच से लेके आपके होम अप्लायंस, एसीज, सब कुछ आपका इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपके पास कितनी कैटेगरीज है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट की कितनी कैटेगरीज है वो आपके होता है प्रोडक्ट लेंथ। इंडिकेट करें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स कि अक्रॉस हर लाइन के अंदर उसका कितने लेंथ वो है, प्रोडक्ट्स है, वो आपकी होती है लेंथ। डेप्थ, अब डेप्थ क्या होती है, स्मार्टफोन है, ये आपकी एक लेंथ विड्थ की एक टाइप हो गया। अब स्मार्टफोन्स के अंदर आपके पास कौन कौन से ब्रांड्स है, जैसे आपके पास एप्पल है, सैमसंग है, ठीक है, वीवो, ओप्पो है, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, डेप्थ के एक पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर आपके कितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्थ है, मतलब उस
पर्टिकुलर स्मार्टफोन कैटेगरी के अंदर आपके पास कौन कौन से डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्मार्टफोन्स है, कौन कौन से डिफरेंट वेरिएंट्स है उस कंपनी के, तो वो आपकी होती है डेप्थ, वेरिएंट्स इन ईच प्रोडक्ट, कि हर एक प्रोडक्ट के अंडर कितने आपके वेरिएंट्स है, तो वो आपकी होती है डेप्थ। डेप्थ रेफर किसके लिए करते हैं कि डिफरेंट वेरिएंट जो अवेलेबल होते हैं ईच प्रोडक्ट के अंदर, जैसे साइज वगैरह, अगर हम क्लोथिंग की बात करें तो वैसे आ जाएगा। फिर आती है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी क्या आती है आपकी, कंसिस्टेंसी होती है रिलेटेड कितने हैं, मतलब अगर आप देखोगे कि अगर आपका हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से, जो आपके डिफरेंट लाइन ऑफ सेगमेंट है वो एक दूसरे कितना रिलेटेड है। यहाँ पे अगर हम अमेजोन के प्रोडक्ट्स देखें, वो क्या इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, ब्यूटी, तो ये कहीं ना कहीं हर एक प्रोडक्ट एक दूसरे से थोड़ा बहुत रिलेटेड होता है, तो ये हमारे कहेंगे, हम इसको कहेंगे हाईली कंसिस्टेंट, कि भाई एक कंपनी में सारे प्रोडक्ट हाईली कंसिस्टेंट है। अगर मान लो हम ऐसे किसी कंपनी की बात करें जो कि क्या कहते हैं फिर क्लोथिंग में डील कर रहा है, फिर एक वो आईटी में डील कर रहा है, फिर मान लो एक वो क्या कहते हैं रियल एस्टेट में डील कर रहा है, तो इसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं इसकी कोई भी एक दूसरे से क्या कहते हैं रिलेटेड नहीं है इनके बिजनेसेस, तो वो हम कहेंगे कि लो कंसिस्टेंसी, एक दूसरे से इतना रिलेट नहीं करते। ठीक है, कंसिस्टेंसी मेजर होता है कि हाउ रिलेटेड द प्रोडक्ट लाइन्स आर। ठीक है, एक जैसे कि इसके अंदर कंपनीज लाइक एप्पल जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे या फिर आपकी टेक्नोलॉजी फोकस करती है, तो हाईली कंसिस्टेंट होती है। ठीक है, बट काफी सब में ये चीजें नहीं होती, तो ये आपका पूरा हो गया प्रोडक्ट मिक्स, जिसके अंदर आपकी विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी आती है। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आए हुए हैं प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज। आपको स्ट्रेटेजीज याद होगा, अभी हमने डिस्कस करी थी। हमारी विड्थ होती है प्रोडक्ट मिक्स में, लेंथ होती है, ठीक है, उसके बाद डेप्थ होती है और एक कंसिस्टेंसी होती है। जो लेंथ होती है उसी को हम लाइन बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। तो हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेटेजीज, कि उस प्रोडक्ट लाइन की स्ट्रेटेजीज क्या होती है। ठीक है, तो इसमें होता है, एक होता है लाइन स्ट्रेचिंग, कि लाइन स्ट्रेचिंग। अब लाइन स्ट्रेचिंग क्या होती है, जैसे मान लो अगर मैं एक कहते हैं अमेजोन की ही एग्जाम्पल कंटिन्यू, उसकी विड्थ ले पर्सनल हाइजीन, कि वो क्या कहते हैं बहुत से प्रोडक्ट ऑफर करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, ठीक है, और क्या कहते हैं क्लोथिंग, और एक वो ऑफर करता है पर्सनल हाइजीन, तो उसकी विड्थ होगी। अब पर्सनल हाइजीन के अंदर उसके पास क्या क्या चीजें हैं, जैसे उसके पास क्या क्या कहते हैं बॉडी वॉश होगा, सोप होगी, ठीक है, और क्या कहते हैं आपका हेयर को क्लीन करने के लिए कुछ होगा, डिओड्रेंट होगा, परफ्यूम होगा, तो वो लेंथ हो गई। अब उसमें सोप्स में कौन कौन से ब्रांड वगैरह है, वो उसकी डेप्थ होगी। तो यहाँ लाइन स्ट्रेच की बात करें, हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसके अंदर से लाइन के अंदर से सोप, ठीक है, सोप हमारा एक प्रोडक्ट है। अब उसकी लाइन स्ट्रेच क्या होती है कि हम उस प्रोडक्ट के अंदर या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड कोई नया प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्राइस रेंज पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम मान लो हमारी एक सोप है मार्केट के अंदर जो हम 100 रुपए की जो है बेच रहे हैं, ठीक है, तो ये ना ही तो अफोर्डेबल है ना ही बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये एक ना बीच की रेंज का प्रोडक्ट है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं थोड़ा वैसे लोग क्या कहते हैं अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट अब इसके अंदर लाइन स्ट्रेटेजी स्ट्रेच करना है, बट हम चाहते हैं कि हमारा ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसको हम टारगेट करें, जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारा कस्टमर है, बट हम चाहते हैं कि हमारा जो लोअर सेगमेंट है जो कि क्या कहते हैं 50 रुपीज के 40 रुपीज की सोप परचेज करते हैं, तो हम उसको भी अपना कस्टमर बनाएं। तो हम क्या करेंगे, इसको जो कहते हैं जैसे मान लो छोटे पैकेट ऑफर करेंगे, या हम क्या कहते हैं ऐसा कोई वेरिएंट निकालेंगे हमारी कंपनी का जिसकी प्राइसिंग मान लो 40 रुपीज हो, तो हम क्या कहते हैं 100 रुपीज की सोप से आगे 40 रुपीज की सोप से, तो ये हमने कहा डाउनवर्ड स्ट्रेच, क्योंकि हम अपनी पहले वाली प्राइस से ओरिजिनल प्राइसिंग से नीचे आए हैं, तो ये होगा आपका क्या डाउनवर्ड स्ट्रेच। इसको हम कहेंगे डाउनवर्ड स्ट्रेच, जिसके अंदर लोअर प्राइस के प्रोडक्ट जो होते हैं, आइटम्स जो होते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करते हैं। ये हमने दो टाइप के कस्टमर सेगमेंट को गैदर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा अपर सेगमेंट है, जो हमको क्या कहते हैं प्रोडक्ट कम परचेज करे बट हमको प्रॉफिट ज्यादा देगा, अब हम उसके लिए कोई वेरिएंट लॉन्च करना चाहता है, तो उसके लिए वेरिएंट लॉन्च करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सोप नहीं, हम सोचते हैं कि हम सोप का कोई वेरिएंट निकाल दे, कुछ कर दे, ठीक है, या फिर मान लो हम 150 की सोप इंट्रोड्यूस कर दे, 200 की कर दे, जो कि कुछ प्रीमियम हो, उसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऐसे हो, तो ये हमारा होगा अपवर्ड स्ट्रेच, ठीक है, अपवर्ड लाइन स्ट्रेच, जिसके लिए हमने थोड़ा एक्सपेंसिव या प्रीमियम मॉडल जो है वो लॉन्च करा है। तो ये हमारी होती है लाइन स्ट्रेचिंग। कभी कभी कंपनीज क्या करती है सिर्फ अपवर्ड स्ट्रेच करती है, कभी डाउनवर्ड स्ट्रेच करती है, बट अगर उनको मार्केट को ज्यादा कैप्चर करना होता है तो वो बहुत चीजें बोथवर्ड स्ट्रेच जो है एक साथ करती है। मूविंग नेक्स्ट लाइन फिलिंग टेक्निक्स। लाइन फिलिंग टेक्निक्स के अंदर आपका क्या होता है, जो भी आपकी करंट प्रोडक्ट रेंज है उसके अंदर हम कितने डाइवर्स टाइप के प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहे हैं ताकि कस्टमर के नीड्स एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें देखो ये सिर्फ सोप है, बट हमको सोप से कुछ अलग करना, कुछ बीच में कुछ गैप्स होंगे जो हमें फिल करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या करा, हमने साबुन की जगह बॉडी वॉश लॉन्च कर दिया। ठीक है, कि भाई सोप तो थी अपर सेगमेंट के लिए भी थी, लोअर सेगमेंट के लिए भी थी, बाकी मिड सेगमेंट के लिए थी,
बट हमें अब कुछ बीच में हमें गैप्स फाइंड आउट हो रहे हैं कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद क्या कहते हैं, उसका हमने बॉडी वॉश, ठीक है, हमने बॉडी वॉश लॉन्च कर दिया कि भाई वो हम लाइन फिलिंग टेक्निक्स है कि एडिंग मोर आइटम्स विद इन द करंट प्रोडक्ट रेंज है, इसके हमने कोई डिफरेंट आइटम्स ऐड कर दी कि भाई हम डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स की नीड एंड प्रेफरेंस को कि उसको भी कैप्चर कर सके। लास्ट होता है लाइन प्रोनिंग। इसके अंदर क्या होता है, हम कोई एडिशनल प्रोडक्ट जो है इसी विद इन द लाइन ऐसा कोई हमारा प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च कर रखा है जो मार्केट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी इतनी ज्यादा क्या कहते हैं ना डिमांड है ना, उससे कोई हमारी इतनी सेल्स आ रही है, तो हम उस लाइन को उस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देते हैं कि भाई हम उसका आगे प्रोडक्शन मार्केटिंग कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अंडर परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को हम रिमूव कर देते हैं और हमारा फोकस जो है जो प्रॉफिटेबल आइटम्स है उनकी तरफ ज्यादा शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारा था पूरा प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज का। इस पे भी आपको क्वेश्चन आता ही है कि हम आपको उससे कोई केस स्टडी दे दे और आपको बताए कि हमें इस टाइप के कस्टमर को कैसे करना है तो हम कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करें। अभी भी हमारा प्रोडक्ट ही चल रहा है, प्रोडक्ट की ही बात करेंगे। हमने क्या पढ़ा, प्रोडक्ट के लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, फिर हमने अभी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटेजीज पढ़ी। अब हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी की। सिर्फ से प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, इसके अंदर अंडरस्टैंड करनी पड़ती है हमें पोजीशनिंग, डिफरेंशिएशन, सपोर्ट सर्विसेज कि हमको एक मार्केट में सक्सेस करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। किसी एक स्ट्रेटेजी से, किसी एक एलिमेंट से, किसी एक चीज़ के अंदर हमारी पावर होने से हम उस चीज़ को हो सकता है मार्केट के अंदर उतना गैप जो है वो कैप्चर ना कर सके, इतना ज़्यादा मार्केट को एक्वायर ना कर सके। तो उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें होती है जिनके हमें ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले आता है हमारा पोजीशनिंग। जैसे आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर पढ़ा होगा एसटीपी, तो एसटीपी का जो पी होता है वो होता है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग के अंदर ये आता है कि आपने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर के माइंड के अंदर कैसे पोजीशन कर रखा है। आपने इस तरह से पोजीशन कर रखा है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, कि भाई इस कंपनी का ये जो प्रोडक्ट है वो एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, एक अफोर्डेबल रेंज के अंदर आता है जो हर कोई खरीद सकता है। या आपने अपना प्रोडक्ट जो है कस्टमर के माइंड्स में एकदम प्रीमियम लेवल का सेट कर रखा है, तो अगर हम इस ब्रांड का कुछ भी आइटम लेंगे वो एक प्रीमियम ब्रांड होगा, एक क्लास होगी। या आपने अपने माइंड को इस तरह कस्टमर के माइंड में किस तरह से सेट करें, सिक्योरिटी के बेसिस के भाई इस आईटी का या इस टेक्नोलॉजी को कुछ भी परचेज करो तो हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहता है। तो टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट किस तरह से इमेजिन कराना चाहते हो, किस तरह से उनके दिमाग में वो प्रोडक्ट चाहते हो उसके दिमाग में इमेज बने। जैसे हम कहते हैं ना हमारे उस इंसान को लेकर हमारे दिमाग में ऐसी इमेज है कि वो बहुत फन लविंग है, फिर वो बहुत खड़ूस है, तो वो क्या वो हमारे दिमाग में उसका परसेप्शन है, उसकी पोजिशनिंग हो रही है। वैसे हम प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कराते हैं कस्टमर के माइंड में। तो हाउ ये प्रोडक्ट परसीव्ड इन द मार्केट एंड उसका रिलेवेंस क्या है टारगेट ऑडियंस की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आता है डिफरेंशिएशन। अब ऐसा तो है नहीं कि आपका जो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आप लॉन्च करें उसका कॉम्पिटिटर ना, बहुत होता है, बहुत नीश मार्केट होती है जहाँ आपको ना मिले। पर जैसे अगर हम कोका कोला का एग्जांपल ले, ठीक है, ये जो पेप्सी मार्केट है या इनको सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट बोला है, ऐसा तो नहीं इनके तो कॉम्पिटिटर नहीं, ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, पेप्सी है, कोका कोला है, आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रांड बन जाएंगे। बट फिर भी रिलायंस ने एंटर करा, उसने अपना कैंपा लॉन्च करा। ठीक है, उन्होंने क्या डिफरेंशिएशन रखा, उन्होंने रखा कि भाई हम 10 रुपीज की बॉटल्स को मार्केट के अंदर लॉन्च करें। 10 रुपीज की बॉटल जो है पेप्सी कोका कोला नहीं दे रहा, 20 रुपीज पे है, बट 10 रुपीज पे वो जो है वो नहीं कैप्चर कर रहा है उस मार्केट को, बट रिलायंस कर रहा है। तो उन्होंने अपना डिफरेंशिएशन किस पॉइंट पे करा, डिस्ट्रीब्यूशन पे, प्राइसिंग पे। तो हमको अपने कॉम्पिटिटर से किसी न किसी लेवल पे डिफरेंशिएट करना पड़ता है। जैसे कोई भी यूनिक फीचर के उस पर कर सकते हैं, कोई बेनिफिट्स अलग दे सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट प्लेस के अंदर अपना प्रोडक्ट हमारे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट कैसे दिखे। फिर आता है ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। अब ऐसा नहीं सिर्फ आप उन्हीं से डिफरेंशिएशन कर सकते हो, आप अपने पैकेजिंग से, आप अपने प्रोडक्ट के क्या कहते हैं यूज के फील से, ठीक है, उससे भी आप एक डिफरेंशिएशन जो है वो क्रिएट कर सकते हो, उसकी ब्रांडिंग से, उसकी पैकेजिंग से। इफेक्टिव ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग एंड लेबलिंग स्ट्रेटेजी क्रिएट कंज्यूमर अपील एंड फॉस्टर ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट। तो क्या होता है, इन सब चीजों की वजह से ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग के अकॉर्डिंग कंज्यूमर के दिमाग में आपकी एक अपील बहुत अच्छी बनती है। ठीक है, हमने देखो कुछ कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, आपको उनको पैकेजिंग देख के आपको लगता है यार वाओ कितनी अच्छी पैकेजिंग करी है। आप इवन कभी कभी तो कुछ प्रोडक्ट जैसे गिफ्ट प्रोडक्ट जो होते हैं जो हम परचेज करते हैं उसकी पैकेजिंग इतनी सुंदर होती है, गिफ्ट ज्यादा उस जो पैकेजिंग का बॉक्स होता है उसको संभाल के रखते हैं, बिकॉज उसकी पैकेजिंग जो उसकी फील जो है
वो इतनी अच्छी है। तो इसलिए आपकी ब्रांड की ब्रांडिंग कैसी करो, आप पैकेजिंग कैसे करो, लेबलिंग कैसे करो, वो भी बहुत मैटर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट सर्विसेज, जिसको आप आफ्टर सेल सर्विसेज बोल लो, या कस्टमर को आप 24/7 किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे आप कोई सर्विस दे रहे हो, डिलीवरी की दे रहे हो, ठीक है, फाइनेंसिंग ऑप्शन दे रहे हो, वारंटीज दे रहे हो, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लॉयल्टी उससे इनहेंस होती है। अब ये जो सर्विसेज है डिलीवरी की, ये जरूरी है हर प्रोडक्ट के अंदर क्या कहते हैं अप्लाई हो या हर में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप कितनी अच्छी डिलीवरी दे रहे हो। कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक का सामान लेने आ रहा है, आप उसको फाइनेंशिंग ऑप्शंस दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, कि भाई उसको वो क्रेडिट पे ले सकता है, वारंटीज की बात होती है उस पे कर सकते हो। फिर आता है स्ट्रेटेजिक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आपका जो पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी मतलब आप जितने भी प्रोडक्ट्स है, जितने भी आप मार्केट में प्रोडक्ट्स हो, सर्विसेज है, ठीक है, गुड्स है, उनको सेल कर रहे हो, उसको कैसे आप मैनेज करते हो। आप प्रोडक्ट के लाइफ साइकिल पे और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करते हो कि लॉन्ग टर्म आपका कंपनी के अंदर, नॉट जस्ट फॉर 5 years 7 years, फॉर 10 to 15 years आप कैसे लॉन्ग टर्म सक्सेस जो है और मार्केट में रिलेवेंस जो है क्रिएट करोगे। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है हम आगे आके और डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट टॉपिक हमारा की एस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग डिसीजंस। हम प्रोडक्ट तो हर कोई बेच रहा है, गुड्स हर कोई दे रहा है, सर्विसेज कोई दे रहा है, बट जो एक ब्रांड की बात होती है उससे कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ती है, कस्टमर की ट्रस्ट वर्दीनेस बढ़ती है और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। तो उसके लिए एक ब्रांडिंग होना, एक प्रोडक्ट की एक ब्रांड को क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले ब्रांड ओनरशिप की, ब्रांड की ओनरशिप के टाइप्स कितने होते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनरशिप क्या होती है, जैसे मैन्युफैक्चरर। अब जो मैन्युफैक्चरर है उसकी ओनरशिप होती है, जैसे एप्पल जो है वो ना मैन्युफैक्चर करता है, तो वो हो गई। प्राइवेट लेबल्स है जैसे कि किकरलैंड है, ये प्राइवेट लेबल है। और एक लाइसेंस ब्रांड, कुछ ब्रांड्स होते हैं जिनका लाइसेंस होता है कि भाई बनाता कोई और है, बस उसको मार्केट करने का, उसको बेचने का राइट जो है वो किसी और के पास है। तो ये हमारे ब्रांड ओनरशिप के टाइप्स होते हैं कि एक ब्रांड की ओनरशिप किसके पास होती है, कौन जो बंदा है उस प्रोडक्ट को करने के अंदर उसकी ओनरशिप, उसका पूरा हकदार है, उसकी चीजों को देखने के लिए कौन जो होता है वो को देखता है। सेकंड आता है हमारा ब्रांड स्ट्रेटेजी अप्रोच। अब ब्रांड की स्ट्रेटेजीज बनाने में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की अप्रोचेज है। जैसे कि एक आपका है इंडिविजुअल ब्रांडिंग। इंडिविजुअल ब्रांड होता है वो, उसका कोई भी को ब्रांड नहीं होता, या उसकी कोई भी ना पेरेंट कंपनी नहीं होती, वो एक इंडिविजुअल ब्रांड होता है। जैसे टाइड हो गया, पैम्पर्स हो गया, इसके अंडर कुछ नहीं है इनसे रिलेटेड, या ये किसी और के सब पार्ट्स नहीं है, अपने आप में एक इंडिविजुअल ब्रांड है, टाइड्स, पैम्पर्स। ठीक है, फिर आता है फैमिली ब्रांडिंग। अब फैमिली ब्रांडिंग जो होती है, जैसे आपने देखा होगा अमूल की क्या एक फैमिली ब्रांडिंग है कि अमूल एक ब्रांड है, उस एक ब्रांड के नीचे आप क्या कह सकते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आते हैं। जैसे अमूल की आइसक्रीम्स आती है, अमूल का मिल्क आता है, ठीक है, अमूल के उसके अलावा चीज आता है, घी आता है, बटर आता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, एक फैमिली ब्रांडिंग होगी कि एक ही अम्ब्रेला, एक ही पर्टिकुलर ब्रांड के नीचे आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है क्रिएट कर रखे हैं। जैसे कि हमारा फैमिली ब्रांडिंग है, यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सैमसंग, क्योंकि सैमसंग के टीवीज भी आते हैं, ठीक है, फोन्स भी है, सब कुछ है। अब आता है सब ब्रांडिंग। सब ब्रांडिंग जैसे आपका एप्पल हो गया, एप्पल एक ब्रांड है, पर एप्पल के सब ब्रांड्स के आपको उसका आईफोन मिलेगा, मैकबुक मिलेगा, आईपैड मिलेगा, तो वो क्या कहते हैं एक ब्रांड के सब ब्रांड्स हो गए। तो ये आपका हो गया ब्रांड स्ट्रेटेजी अप्रोच। इफेक्टिव ब्रांड नेम, अब ब्रांड नेम को सिलेक्ट करने के लिए भी ना ऐसे नहीं रैंडमली कुछ कर लिया है, कलर पैलेट डिसाइड करने पड़ते हैं, आपके जो है साउंड है, जो बोलते वक्त जो है आपकी टंग की रोलिंग क्या उसके अकॉर्डिंग भी होता है। अगर आपका क्या कहते हैं कोई ब्रांड है, उसको बोलते वक्त जो है लास्ट के जो वर्ड्स है, अगर आपका माउथ जो है वाइड ओपन होता है, तो इट मीन्स वो ब्रांड जो है वो आपको सिंबलाइज कर रहा है कि वो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है। और अगर आपका माउथ जो है क्लोज होता है, तो उसके लिए क्या है, वो ब्रांड की जो एम्फेसिस है वो अपने आप को एज ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड ही क्लोज ब्रांड कहते हैं। सक्सेसफुल ब्रांड नेम शुड बी, और उसके अलावा मेमोरेबल होने चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, ठीक है, कस्टमर को रिकॉल और रिकॉग्निशन करे। जैसे आपको पता होगा एप्पल का जो पहले लोगो था वो बहुत अजीब सा था, आप जाके गूगल पे सर्च करना, वैसे स्क्वायर के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कुछ बना हुआ था, ट्री बना हुआ था, और यहाँ पे आइंस्टाइन बैठा था, यहाँ से ऊपर एप्पल गिर रहा था, ऐसा सा लोगो था एप्पल का पहले। फिर एप्पल ने कहा कि भाई ये लोगो जो है वैसे रिकॉग्नाइज करने में या उनके ब्रांड का इतना अच्छा नहीं जा रहा, तो नॉर्मल उन्होंने एक खाया हुआ एप्पल का लोगो बना दिया। तो वो क्या होता है उसके साथ क्या कहते हैं, और पहले एप्पल का नेम भी कुछ और था, फिर उससे उन्होंने जब लोगो इनहेंस किया तो उन्होंने नाम एप्पल रख दिया क्योंकि इजिली रिकॉग्नाइज था, ठीक है। फिर आता है ब्रांड पोजीशनिंग टेक्निक्स। पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस करा। बेस्ड ऑन इट्स एट्रीब्यूट्स, बेनिफिट्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज जो है हम अपने टारगेट ऑडियंस को देखते हुए हमारी ब्रांड की जो पोजीशनिंग जो है वो बनाते हैं। लास्ट हमारे क्या, अंडरस्टैंडिंग ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी हमें वैल्यू कैसे आ रही है, कस्टमर का परसेप्शन कैसा है, कस्टमर की लॉयल्टी कैसी है, ठीक है, परचेज डिसीजन जो है ब्रांड सक्सेस को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये हमारा पूरा था ब्रांडिंग डिसीजन के अंदर।
तो गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अब एक प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए कितना प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ऐसा नहीं कि बस सोचा हो गया, नहीं। उस प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए 7 to 8 स्टेप्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं, जो हम सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ की स्टार्ट क्या होती है, आइडिया से, उस आइडिया के जनरेशन से, उस थिंकिंग से, उस सोच से। तो सबसे पहला हमारा क्या, आइडिया जनरेशन। ठीक है, हम आइडिया को जनरेट करते हैं इंटरनल सोर्सेज, कस्टमर्स, R&D एंड कॉम्पिटिटर्स के थ्रू। हमारी R&D टीम होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है, वो हमें बताती है कि हमें इस आइडिया को लेकर काम करना चाहिए। मार्केट के अंदर ये डिमांड जो है आने वाली है इन फ्यूचर। कॉम्पिटिटर, भाई हमारा कॉम्पिटिटर कुछ कर रहा है, ठीक है, तो हम उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं। हमारा कस्टमर जो हमें फीडबैक देता है, हमारे इंटरनल सोर्सेज जो होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, जो हमारा डेटा होता है, उससे जो हमें मिलता है। सेकंड आते हैं आइडिया स्क्रीनिंग। ठीक है, अब आइडिया स्क्रीनिंग, अब एक चीज को लेकर हो सकता है हम पे 10 आइडियाज आए, हम 10 to 10 आइडियाज में तो वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मनी लिमिटेड होता है, टाइम लिमिटेड होता है, ठीक है, मैन पावर लिमिटेड होती है। हम, और हो सकता है 10 के 10 आइडियाज वर्क भी ना करें, तो हम उन 10 आइडियाज के अंदर से कुछ जो है 1 या 2 और 3 आइडियाज के साथ ही हम नेक्स्ट स्टेज की तरफ मूव करते हैं। हमने 10 आइडियाज लिखे एक साथ, हमने हर एक आइडिया के कुछ कुछ एस्पेक्ट जो है वो सोचे कि हाँ भाई ये आइडिया इस तरह से चल सकता है, इसके अंदर कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, इसके अंदर रिसोर्सेज कम लगेंगे, ये एक आइडिया जो है हम इम्प्लीमेंट ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे को हम आइडिया स्क्रीनिंग करते हैं और एलिमिनेट कर देते हैं वीक और अनफिजिबल आइडियाज को। कुछ ऐसा आइडिया आया दिमाग में बट हमें लग रहा है कि भाई ये ज़्यादा आगे तक हम नहीं ले जा पाएंगे, या मार्केट के अंदर सक्सेस नहीं हो पाएगा, अनफिजिबल लग रहा है कि भाई लगता है हो ही नहीं सकता, ऐसा बहुत से आइडियाज आते हैं। ठीक है, तो उन वीक और अनफिजिबल आइडियाज को हम ड्रॉप कर देते हैं। जो हमारा थर्ड आइडिया है वो है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। हमने आइडिया स्क्रीन कर लिए, 10 में से 2 आइडिया चूज कर लिए, अब हम उसको उसके अराउंड कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे, उस प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, तो उसकी टेस्टिंग होगी। ठीक है, कस्टमर के रिएक्शंस लेंगे कि कस्टमर कैसा रिएक्शन आ रहा है, उस प्रोडक्ट के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स ऐड करने हैं, उसका फिर टेस्ट करेंगे, जो फीचर्स ऐड करें तो प्रोडक्ट चल भी पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है, रियल का चीज़ों को काम में लाने में वैसे में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो हम कस्टमर का रिएक्शन लेंगे। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट आता है बिजनेस एनालिसिस। हम बिजनेस की एनालिसिस करेंगे, भाई प्रोडक्ट ठीक है, टेस्टिंग ठीक है, हमने हमारा प्रोडक्ट देखा, बट हम उस प्रोडक्ट के रिलेटिंग फोरकास्ट करेंगे कि इन फ्यूचर उस वो प्रोडक्ट कितना सक्सेसफुल होगा मार्केट में, उसकी सेल्स कितनी रहेगी, उसकी टोटल जब मार्केट के अंदर जाएगा तो हमारी एडवर्टीजमेंट कॉस्ट भी आएगी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी आएगी, तो कॉस्ट करेगी हमारा। फिर इन सब कॉस्ट में प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहेगी, कि हम कोई नया प्रोडक्ट डेवलप करके लॉन्च कर रहे हो तो हम हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी रहेगी कि नहीं रहेगी, या फिर हमारा सारा एक्सपेंस जो है सिर्फ वही होगा। तो हम फिर बिजनेस एनालिसिस करते हैं, फॉरकास्ट करते हैं हमारी सेल्स को, कॉस्ट को, प्रॉफिटेबिलिटी को। फिफ्थ पॉइंट जो हमारा आता है वो होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, हम प्रोटोटाइप बनाते हैं, प्रोडक्ट के डिज़ाइन बनाते हैं, टेस्टिंग करते हैं। यहाँ हमने कॉन्सेप्ट डेवलप करा, यहाँ हमने एनालिसिस करा कि भाई वो फ्यूचर के अंदर उसका क्या स्कोप रहेगा, फिर हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप करा, उसको प्रोटोटाइप बनाया, उसकी टेस्टिंग करी, हमने एक क्या कहते हैं रिसर्च ग्रुप लिया जिसपे हम वो प्रोडक्ट उससे यूज करा सके, एक्सपेरिमेंट कर सके। मूविंग नेक्स्ट 6 पॉइंट हमारा आता है टेस्ट मार्केटिंग। ठीक है, कि हम रियल मार्केट की टेस्ट करते हैं कुछ सिलेक्टेड एरियाज के अंदर। जैसे हमारा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो, टेस्टिंग स्टेज के ऊपर है, तो हम उसको मास मार्केट में या फिर मान लो पूरी कंट्री के अंदर, पूरी स्टेट के अंदर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट नहीं है। कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर हम देखेंगे कि वो उसका टेस्ट देखेंगे कस्टमर को लाइक आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेल्स हो रही है कि नहीं हो रही। फिर जब वो एक कुछ सिलेक्टेड एरियाज पे टेस्ट करने का अप्रूव हो जाएगा, अच्छी सेल्स होगी, अच्छा कस्टमर फीडबैक होगा, तो हम उसको क्या कहते हैं रियल मार्केट के अंदर या फिर कहते हैं बड़े स्टेज पे उसको टेस्ट करेंगे। 7 होता है कमर्शियलाइजेशन, कि फुल स्केल प्रोडक्ट लॉन्च किया, हम प्रोडक्ट का बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे मार्केट के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर जितना भी हमारा टारगेट ऑडियंस है उस तरह से हम उसको कमर्शियलाइज करके फुल स्केल प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। और ये होता है हमारे यहाँ पे एंड। तो दे आर 7 स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर आपने इमेजेस देखी होगी तो ये ना एक ग्राफ के फॉर्म में होती है। ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल दिखती कैसी है, यहाँ पे आपका टाइम होता है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और यहाँ से ये ऐसे जाते हुए ऐसे, यहाँ की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम होती है। सबसे पहले इसके अंदर आपकी आती है इंट्रोडक्शन स्टेज, ठीक है, उसके बाद में आपकी क्या आती है ग्रोथ, तो ये हमारी ग्रोथ स्टेज आती है। तो हमारा होता है सेकंड स्टेज होती है ग्रोथ। फिर आप देखोगे यहाँ मैच्योरिटी, इसके बाद से ये डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई, तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी। तो थर्ड हमारे स्टेज जो आती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है मैच्योरिटी। फिर फोर्थ जो हमारी होती है डिक्लाइन। ठीक है, तो ये 4 टाइप ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी होती है इसके अंदर, मतलब प्रोडक्ट
लाइफ साइकिल होती है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से क्या समझ में आ रही है कि एक चीज का स्टार्ट और एंड, और इसमें हम किसका स्टार्ट और एंड की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। तो एक प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या होती है, प्रोडक्ट की जर्नी क्या होती है, ठीक है, एक प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन क्या होता है उस तरह से। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, एक प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है क्योंकि न्यू न्यू डेवलप होता है, इंट्रोडक्शन, फिर मार्केट में ग्रोथ पकड़ता है, फिर वो मैच्योरिटी क्या आता है भाई, उसके बाद उस प्रोडक्ट की कोई भी ग्रोथ नहीं, मान लो मार्केट के अंदर वो कोई नया मार्केट कैप्चर नहीं कर रहा, सब कस्टमर्स को कैप्चर कर चुका है, हर एक तरह के मार्केट को कैप्चर कर चुका है, फिर उसके बाद उसकी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इन 4 टाइप की लाइफ साइकिल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीजें होती है। हमारी सेल्स अलग टाइप की होती है हर एक स्टेज के अंदर, हर प्रॉफिट हर एक स्टेज के अंदर वेरी करता है, हमारी स्ट्रेटेजी जो होती है वो हर एक स्टेज के अंदर अलग होती है। तो सबसे पहले जो हम इंट्रोडक्शन की बात करें उसके बाद सेल्स लो होगी, क्यों लो होगी, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है न्यू न्यू मार्केट में लॉन्च ही हुआ होता है, उसकी इतनी अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है, इतने उसको कस्टमर को पता नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो उसकी सेल जो है लो रहती है। हम भी उस टाइम पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते मार्केटिंग के ऊपर क्योंकि वो इंट्रोडक्शन के अंदर है। प्रॉफिट जो होता है नेगेटिव होता है क्योंकि हमारा इंट्रोडक्शन स्टेज है, हम इतना ज़्यादा उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे, ज़्यादा कस्टमर्स को पता नहीं है, ज़्यादा कस्टमर्स आ नहीं रहे, तो हमारा बस ले दे के काम चल रहा होता है, या फिर नेगेटिव होता है। क्योंकि जैसे ज़ेप्टो में ले लो, ठीक है, ये जो नए नए स्टार्टअप्स आते हैं ये काफ़ी टाइम तक क्या कहते हैं नेगेटिव के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन स्टेज होता है, नए नए ब्रांड लॉन्च हुआ होता है, तो स्टार्टिंग के अंदर इनकी सेल्स लो रहती है, इनके प्रॉफिट्स नेगेटिव होते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या अप्लाई करते हैं क्योंकि ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं होती, तो ये हाई प्रमोशन अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। सेकंड हमारा था ग्रोथ। अब ग्रोथ के अंदर नाम से पता चला ग्रोथ कैसे आती है हर कंपनी की, सेल्स से। तो सेल्स के अंदर ग्रोथ क्या होगी, ग्रोथ के अंदर सेल्स क्या होगी आपकी, इंक्रीजिंग। आपकी ग्रोथ स्टेज के अंदर सेल्स जो है वो बढ़ रही होगी, प्रॉफिट जो है वो भी राइजिंग होगी, नेगेटिव से आपके राइज इंक्रीज होने लग जाएंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इस टाइम पे क्या होगी, इम्प्रूव प्रोडक्ट एंड एक्सपेंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, कस्टमर्स की लाइकिंग का बना सकते हैं, हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट रीजन की तरफ। फिर आती है मैच्योरिटी, जैसे यहाँ से लो से सेल्स हाई हुई, अब हमारी क्या होती है, सेल्स एकदम हाई हो जाती है, पहले लो थी फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुई लो से फिर हाई, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल तो सेल्स हमारी एकदम पीक पे होगी, एकदम हाई होगी, प्रॉफिट जो हमारे वो पीक पे होंगे। स्ट्रैटेजी हम क्या फॉलो करेंगे, डिफरेंशिएशन, प्रमोशन एंड वेरिएंट्स। ये डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे हम कस्टमर से डिफरेंट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को, प्रमोशन करेंगे अपने प्रोडक्ट का जितना हो सकता है, जितने हम क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं, डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है, वो सब कुछ करें। फिर हमारे आते हैं वेरिएंट्स, हम हर एक प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स निकालते हैं, जैसे हमने आपको लाइन स्ट्रेच वगैरह के बारे में बताया था, लाइन स्ट्रेच स्ट्रेटेजी, तो वो हम वेरिएंट्स निकालते हैं। फिर आता है डिक्लाइन। डिक्लाइन में क्या होगा, सेल्स ऑब्वियसली हमारी फॉल कर रही होगी, प्रॉफिट जो है हमारे वो भी डिक्रीजिंग होगी, क्योंकि डिक्लाइन हो रहा है, प्रॉफिट डिक्लाइन होने लग जाएंगे, डिक्रीज करने लग जाएंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, रिड्यूस करेंगे कॉस्ट को, फेज आउट करेंगे, और करेंगे कि हो सकता है हमारा प्रोडक्ट बंद हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से हमारा प्रोडक्ट फिर से एक नई जर्नी को स्टार्ट कर दे। तो ये आपका था पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, सेल्स क्या होगी, प्रॉफिट क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी। उसके जैसे मैंने पहले कहा था, इस यूनिट के अंदर हम प्रोडक्ट एंड प्राइस पे बात करेंगे। तो जो प्रोडक्ट से जितने रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं ना, हम क्या कहते हैं प्राइसिंग पे आ रहे हैं। हम प्राइसिंग क्या होती है, प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज क्या होती है, प्राइसिंग एक अच्छी प्राइसिंग सेट करना हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्यों जरूरी होती है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखें की एस्पेक्ट्स ऑफ प्राइसिंग, की प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइसिंग की सिग्निफिकेंस क्या है, प्राइसिंग का जो है रेवेन्यू जनरेशन के अंदर क्या इम्पैक्ट रहता है, या क्या उसके अंदर वो रहती है, इंपॉर्टेंस रहती है। तो इम्पैक्ट ऑफ प्राइसिंग ऑन रेवेन्यू, सबसे पहले कि प्राइसिंग का रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो प्राइसिंग जो है बड़े क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि जितने ऐसा हमारा प्राइस हो उसी हिसाब से हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा और उतना ही बड़ा होगा। डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है रेवेन्यू को प्राइस, ठीक है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए होता है, रेवेन्यू सेल्स से आता है, और सेल्स के अंदर हमारा प्रोडक्ट किस प्राइस पे होगा उसी के अकॉर्डिंग कस्टमर जो है वो परचेज करता है। तो प्राइस जो है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है हमारे रेवेन्यू को। सेकंड, स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अप्रोच। हमें एक स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, वेरियस मेथड्स को हमें यूटिलाइज करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हमारे टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग, हमारी कंपनी के ब्रांड के अकॉर्डिंग हम उसको मार्केट के अंदर कैसे पोजीशन कर रहे हैं और कैसे वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। थर्ड हमारा है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग एनालिसिस। हम कोई भी प्राइस सेट करते हैं उसके बाद हम कॉम्पिटिटर हमारे सेगमेंट के अंदर किस प्राइस पे प्रोडक्ट बेच रहा है उसकी भी एनालिसिस करते हैं, प्राइसिंग की स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं, इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं कि कंप्यूटर जो अपने प्राइसेस को किसके अकॉर्डिंग रख रहा है और कैसे रख रहा है। फोर्थ पॉइंट प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस है डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल्स, ठीक है, हम इम्प्लीमेंट करते हैं डायनेमिक प्राइसिंग, जिससे क्या कहते हैं मार्केट डिमांड्स को मीट कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट मार्जिन को। अब ये जो हमने प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज के अप्रोचेस की बात की, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग होते हैं जो भी हम कवर करेंगे।
मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव। हमने देखा प्राइसिंग के एम्फेसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइसिंग के ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि बिजनेस के लिए प्राइसिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे प्रॉफिट ओरिएंटेड फोकस, और जो प्राइस होता है वो प्राइस को हम किस तरह से सेट करते हैं, हमारा क्या मेन फोकस होना चाहिए कि प्रॉफिट ओरिएंटेड हो जाए। जिस प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बेचे, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर हमारा कुछ ना कुछ प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकलना चाहिए। एम क्या होता है, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अचीव कर सके हम अपना क्या टारगेटेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और अंडरस्टैंड कर सके हमारे प्रॉफिट मार्जिन को। नेक्स्ट सेल ओरिएंटेड अप्रोच, हमारा जो भी प्राइस है ऐसा ना इतना हाई प्राइस हो कि हमारी सेल्स ही नहीं आ रही है, और ऐसा नहीं इतना लो प्राइस हो कि सेल्स तो आ रही है बट हमारा प्रॉफिट जनरेट नहीं हो रहा, प्रॉफिट ओरिएंटेड नहीं हो रहा। तो सेल ओरिएंटेड अप्रोच पे हमें फोकस करना चाहिए जिसमें हम सेल्स की वॉल्यूम को इंक्रीज कर सके, लार्ज मार्केट शेयर को जो है वो गेन कर सके। नेक्स्ट कंप्यूटर बेस्ड प्राइसिंग, अब ऐसा तो है नहीं हम कोई 5 रुपए की चीज बेचे, कंप्यूटर उसको क्या कहते हैं, मान लो अगर हम कंप्यूटर बेच रहे हैं, हम कोई 5 रुपए की चीज बेचे हैं, हमारा कंप्यूटर जो क्या कहते हैं उसकी 15 रुपए की बेच रहा है, बट इतना डिफरेंस क्यों? अगर हम लो प्राइस भी रखना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया 10 रुपए का। तो हम हो सकता है अगर हम लो प्राइस रख रहे हैं तो हम उसको 9 का बेचे, या कंप्यूटर क्या कहते हैं हम जो वो लो प्राइस में अवेल करा है, मान लो कंप्यूटर 10 रुपए की चीज बेच रहा है और हम कह रहे हैं हम 50 रुपए की बेच रहे हैं, तो वो चीज भी जो क्या कहते हैं सही नहीं होती है। कंप्यूटर बेस्ड प्राइसिंग होती है, कंप्यूटर क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा है, वो मार्केट पोजीशन को कैप्चर करना चाहता है, प्राइस को करना चाहता है, क्या उसकी अप्रोच क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड वैल्यू डिलीवरी। अब कस्टमर को, जिसमें आपको कहा था पोजीशनिंग के अकॉर्डिंग कस्टमर आप किसी भी प्रोडक्ट को लेके, किसी भी ब्रांड को लेके एक प्राइस रेंज जो है अपने दिमाग में लेके चलता है कि भाई आज मैं क्या कहते हैं बाहर पिज्जा खाने जा रहा हूँ तो मेरे पिज्जा को प्राइस लेके चलता है कि भाई अगर मैं 200 से 500 तक का पिज्जा वो खा लेगा, ठीक है। तो प्राइस ले, अब वो जाए और उसको पता चले भाई पिज्जा क्या कहता है 700-800 रुपए का है, तो वो कस्टमर ओरिएंटेड नहीं होगा। कस्टमर के जो प्राइस रेंज माइंड के अंदर है उसके अंदर आपका प्राइस अगर फिट नहीं होगा तो वो आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। प्राइसिंग मेथड, जब हमने प्राइसिंग टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग होती है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज होती है, तो वेरियस अप्रोचेज होती है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज को मेंटेन करने के लिए, उनके इम्प्लीमेंट करते हैं हम मार्केट सक्सेस के लिए। तो सबसे पहली और बेसिक प्राइसिंग जो होती है वो होती है हमारी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग के अंदर क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है आपकी 5 रुपीज, ठीक है। उसके आपने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट लगा ली 1 रुपए, ठीक है। उसके अलावा आपने कहते हैं मार्केटिंग कॉस्ट लगा ली 1 रुपए, ये सब कुछ लगा के आपको टोटल कॉस्ट जो आई वो 7 रुपीज की कॉस्ट है। और उस कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग आपने देखा कि आपको 3 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, आपने अपना 3 रुपए प्रॉफिट ऐड करा, 10 रुपए का आपने प्रोडक्ट बेच दिया, क्योंकि आप सिर्फ इतना देख रहे हो आपकी कॉस्ट कवर हो जाए, ठीक है। तो वो होते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसके अंदर हम क्या कहते हैं सेटिंग प्राइसेस बेस्ड ऑन टोटल कॉस्ट, जो है टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की, प्लस मार्कअप फॉर प्रॉफिट, कि हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, वो मार्कअप कितना परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए वो हमने निकाला, उसको ऐड करके हमने हमारी टोटल प्रोडक्ट के जो है एमआरपी जो है जिस प्राइस से हम सेल करेंगे हमने वो निकाल दी। सेकंड आता है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। अब वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, जो कस्टमर जो होते हैं वो परसीव्ड वैल्यू जो होती है कस्टमर के अंदर कि भाई एक्चुअल कॉस्ट क्या है, ये अप्रोच किस लिए हम फॉलो करते हैं, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, प्राइसिंग जो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन से अलाइंड हो। भाई कि अगर कस्टमर को लग रहा है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो वर्थ ₹50 है, कि वो 50 रुपीज ही आपके प्रोडक्ट को दे सकते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग जो है प्राइस को रखेंगे, क्योंकि वो कस्टमर के माइंड में जो परसीव्ड वैल्यू उसके साथ फिट बैठता है, ठीक है, रेदर देन एक्चुअल कॉस्ट क्या है, और वो उसकी वजह से हमारी प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज होता है। थर्ड हमारा कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के अंदर हमारे कॉम्पिटिटर क्या प्राइसिंग, तो इसलिए कस्टमर ओरिएंटेड हमारी होनी चाहिए एक अप्रोच जो डिलीवर करे वैल्यू, कस्टमर को हेल्प करे ब्रांड लॉयल्टी और रिपीट परचेज को बिल्ड करने के अंदर। नेक्स्ट है सर्वाइवल इन टफ टाइम्स। प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर कोई टफ टाइम आए, इकोनॉमिक रिसेशंस आ रही है या परचेजिंग पावर कम हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इन सब चैलेंजेस के अंदर क्या कहते हैं बिजनेस प्रायोरिटाइज करे सर्वाइवल को। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिजनेसेस का प्रॉफिट ओरिएंटेड से ज्यादा उनको होता है कि सर्वाइवल, वो मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके, ठीक है। और स्ट्रेटेजीज कैसे कीप द बिजनेस फ्लोट, की बिजनेस जो है वो मार्केट के अंदर खड़ा रहे। नेक्स्ट है स्टेटस क्यू प्राइसिंग मेंटेनेंस, कि दिस ऑब्जेक्ट फोकस ऑन मेंटेनिंग करंट प्राइसिंग लेवल्स टू अवॉइड डिस्ट्रप्शन, ठीक है। डिस्ट्रप्शन को अवॉइड करने के लिए स्टेबल मार्केट कंडीशन के लिए हम एक स्टेटस क्यू प्राइस को जो है फॉलो करते हैं। ये जो थे हम सारे थे प्राइस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। थर्ड हमारा क्या कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग। कॉम्पिटिटर बेस्ड प्राइसिंग क्या होती है, हमारा कॉम्पिटिटर क्या हो रहा है, जैसे आप देखो कोक और पेप्सी की प्राइसिंग तो सेम चलती है, ठीक है। अगर वो 20 रुपीज की तो इधर भी कोई 20 रुपीज होगा, अगर इनके क्या कहते हैं 1 लीटर की बॉटल 50 रुपीज की है तो उनकी भी होगी। तो ये हम सेट प्राइसेस सेट करते हैं हमारे कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर प्राइस चेंज करे हम भी चेंज करते हैं, ठीक है। जिससे दोनों चीज अट्रैक्टिव रहती है विद इन द सेम मार्केट कंटेक्स्ट,
तो ये हमारा कंप्यूटर बेस्ड प्राइसिंग। नेक्स्ट है डायनेमिक प्राइसिंग। डायनेमिक प्राइसिंग क्या होती है कि हम प्राइस जो है वो रियल टाइम के अंदर सेट करते हैं एज पर डिमांड लेवल्स। जो हमारा डिमांड लेवल्स है उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस सेट करते हैं। हमारा आपको पता है कमोडिटीज मार्केट जो होती है, स्टॉक मार्केट है वैसे ही कमोडिटी मार्केट भी होती है, उसके इस टाइप की प्राइसिंग जो फॉलो की जाती है। या फिर जैसे मान लो आपने उबर ओला देखा होगा, आप किसी उस टाइम पे कैब बुक करोगे, इस टाइम पे आर रश है और कहते हैं कैब ज्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस टाइम पे आपको हाई प्राइस चार्ज करेंगे। अगर नॉर्मल टाइम है तो आपको नॉर्मल प्राइस चार्ज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या कहते हैं, एक ऐसे मार्केट कंडीशन पे आप क्या कहते हैं प्राइस जो है अपना डिटरमाइन करते हो। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, आप टेक्निक्स सेट करते हो ऐसे कि कस्टमर को आपका प्राइस रीड करके ना ऐसा लगता है कि हाँ सस्ता है। जैसे आपने एक टेक्निक देखी होगी, अगर मान लो 1000 रुपये का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसको वो आपका किससे एंड होता है 999, कोई 600 प्रोडक्ट है वो किससे एंड करेंगे 599। तो ये एक ना साइकोलॉजिकल प्राइसिंग होती है कि कस्टमर को ना ये लगता है कि अगर 99 से एंड हो रहा है तो उसको वो थोड़ी चीजें ना उतनी एक्सपेंसिव नहीं, थोड़ी सस्ती लगती है। ये प्रोडक्ट जो है मोर अट्रैक्टिव कस्टमर को अपीयर होता है इस वजह से। फिर आगे स्कीमिंग प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है कि जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, कुछ हुआ है, तो आप उसके हाई प्राइसेस रखते हो, ठीक है, ताकि जो आपका जैसे आपने देखा होगा आपके डिफरेंट टाइप के अडॉप्टर्स हो, जो अर्ली अडॉप्टर्स हो जाए, कोई भी मार्केट में नई चीज आई जल्द से जल्द उसको बाय करके यूज करके देखना चाहते हैं कि भाई कैसी है, यूज करके देखना चाहते हैं, तो आपके होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। तो उन सब चीजों के लिए हम पहले स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं। जैसे इसमें आईफोन का एग्जाम्पल जो होता है सबसे बेस्ट फिट होता है स्कीम प्राइसिंग के साथ। आईफोन का कोई भी नया मॉडल लॉन्च होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में उसके प्राइसेस बहुत हाई रहते हैं, ठीक है, वो हाई प्राइस स्कीमिंग प्राइसेस स्ट्रेटेजी फॉलो करता है। फिर जैसे उसका नेक्स्ट मॉडल आने वाला होता है, जिसका पुराना मॉडल होता है उसके प्राइसेस वो गिरा देता है, तो जिन कस्टमर्स को ये उनको मॉडल मार्केट से निकालना है तो उसके प्राइस कम कर देता है कि भाई बाकी जो कस्टमर है वो पुराना मॉडल परचेज करेंगे और जो नया प्रोडक्ट आ गया वो और लोगों के लिए। जैसे उसका न्यू मॉडल आता है वो पुराने मॉडल के अपने प्राइसेस ड्रॉप कर देता है। तो ये आपका क्या होता है स्कीमिंग प्राइसिंग होती है, ठीक है। फिर आपका आता है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होते हैं, इसका अपोजिट। इसका हम स्टार्ट ही किससे करते हैं, लो इनिशियल प्राइस से। लो इनिशियल प्राइस से हम स्टार्ट करते हैं, कहते हैं लो प्राइस से स्टार्ट होता है, क्विकली मार्केट शेयर को गेन करता है, ठीक है, और ड्यूरिंग प्रोडक्ट लॉन्च को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम पेनिट्रेशन प्राइसिंग को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज थी। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, ये लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसके सबसे पहले स्ट्रेटेजी है डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग। डिस्काउंट एंड अलाउंस प्राइसिंग क्या होती है, ये उन कस्टमर को किसी भी प्रोडक्ट के साथ कुछ ऐसे डिस्काउंट्स ऑफर करती है, कुछ ऐसे अलाउंस देती है जो उनको हेल्प करते हैं। जैसे क्या है, इंक्लूड कैश डिस्काउंट्स इंक्लूड होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, सीजनल अलाउंसेस, जिससे कि आप परचेज जो है परचेज को इनिशिएट कर सके, कोई भी कंपनी के उस परचेज को इनिशिएट कर सके, इसलिए हम क्या कहते हैं उस प्रोडक्ट को क्लियर करने के लिए हम डिस्काउंट्स देते हैं, अलाउंसेस देते हैं। फिर आता है सेगमेंट प्राइसिंग। सेगमेंट प्राइसिंग क्या होती है, बेस्ड ऑन कस्टमर सेगमेंट। जैसे आपने देखा होगा ट्रेन के अंदर हम ट्रैवल करते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनकी टिकट अलग प्राइस पे होती है, जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी टिकट अलग प्राइस पे होती है, और जो एडल्ट होते हैं उनकी टिकट प्राइस अलग होता है। तो बेस्ड ऑन द सेगमेंट हम जो क्या है प्राइस चार्ज करते हैं। जैसे कहीं कहीं पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी होते हैं, तो बेस्ड ऑन डिफरेंट सेगमेंट्स हम क्या करते हैं सेगमेंटेड प्राइसिंग का यूज करते हैं। फिर आते हैं साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जैसे हमने उधर लास्ट स्लाइड में बड़ा एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी, जिसके लिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजीज की जो 999 पे एंड होती है एंड में, यहाँ पे भी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग से प्राइस क्यूज होते हैं जो परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, परचेजिंग बिहेवियर को एनकरेज करते हैं कि वो परचेज करें। फिर हमारा है प्रमोशनल प्राइसिंग। किसी चीज को प्रमोशन करने के लिए हम जैसे टेम्परेरी रिडक्शन कर देते हैं, शॉर्ट टर्म सेल्स लगा देते हैं कि भाई कोई उनको मान लो कोई हमारा लॉट है इस ईयर हमें क्लियर करेगा, नेक्स्ट ईयर हमारे न्यू डिजाइन आने वाले हैं, तो हम प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज लगाते हैं कि कस्टमर ट्रैफिक बढ़े और वो सेल्स थोड़े टाइम के लिए बढ़ा देता है। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग। ज्योग्राफिकल प्राइसिंग कहते हैं एज पर योर लोकेशन, एज पर योर रीजन प्राइस जो है वो चेंज करता है। जैसे आपने देखा होगा, आई डोंट नो ऑब्जर्व करोगे नहीं, जैसे जो चिप्स वगैरह के कुरकुरे के जो पैकेट्स हैं वो आप नॉर्मल देखोगे तो 10 रुपीज़ का, बट आप कहीं पहाड़ों पे जाओगे सेम वेट तो वो आपको पैकेट 15 रुपीज़ का भी मिलेगा, बिकॉज वहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन उनको वहाँ तक कैरी करने के लिए उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो उसके लिए बेस्ड ऑन द लोकेशन, ठीक है, यूनिफॉर्म जोन प्राइसिंग, हम ज्योग्राफिकल प्राइसिंग जो है वो वेरी करती है। फिर आता है डायनेमिक एंड ऑनलाइन प्राइसिंग। ये डायनेमिक प्राइसिंग के अंदर कहते हैं वो रियल टाइम प्राइसिंग होती है, मार्केट डिमांड की तरफ कंपटीशन को देख के हम प्राइस को जो है वो सेट करते हैं। लास्ट हमारा आता है इंटरनेशनल प्राइसिंग। अब हमारा ऐसा तो नहीं जो प्रोडक्ट हम जिस प्राइस पे इंडिया में बेच रहे हैं उसी प्राइस पे हम यूएस में बेच दे, उसी प्राइस पे हम जापान में बेच दे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हम एडजस्टमेंट करते हैं एज पर लोकल मार्केट, कि लोकल मार्केट की
कैपेसिटी कितनी है, लोकल मार्केट्स को कितना दे सकते हैं, लोकल मार्केट कंडीशंस एंड करेंसी के वेरिएशन के अकॉर्डिंग हम इंटरनेशनल प्राइसिंग को इंटरनेशनल मार्केट में अपना प्राइस सेट करते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक था, अंडरस्टैंडिंग प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटेजी के, प्राइस को कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज के अंडर। तो आई होप आपको यूनिट 2 पूरा क्लियर होगा, हर एक चीज जिससे हमने प्रोडक्ट एंड प्राइस से रिलेटेड हर एक टॉपिक को कवर करा है। थैंक यू।